स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले क्विक रिवीजन करेंगे और फिर हम जो एनटीएससी से संबंधित है या कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हैं या बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग। स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। किसी भी डेमोक्रेटिक देश के अंदर प्रॉपर फंक्शन करने के लिए 3 ऑर्गन की ज़रूरत होती है। इस चैप्टर में बताया गया है वो 3 ऑर्गन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर है जो कानून बनाने वाली संस्था है, एग्जीक्यूटिव है जो उसको लागू करता है। ये किसी भी सिटीजन या वहाँ के नागरिकों पर काम करते हैं, उनके लिए कानून बनाते हैं, उनके लिए कानून लागू करते हैं। लेकिन अब नागरिकों को इनसे लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव से बचाने का काम किसका होता है, जुडिशरी। तो वो न्याय करने वाली एक बॉडी है। इस तरह से किसी भी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में प्रॉपर फंक्शन के लिए, काम करने के लिए 3 ऑर्गन की आवश्यकता होती है। इसी को बोलते हैं पावर शेयरिंग। मतलब एक कानून बनाएगा, एक लागू करेगा और एक बॉडी देखेगी कि वो कानून देश के लोगों के लिए ठीक हैं या नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए। इस चैप्टर के अंदर पावर शेयरिंग के अंदर चैप्टर के अंदर 2 देशों की स्टोरी बताई गई है जहां पर प्रॉपर तरीके से कैसे पावर शेयरिंग की गई, वहां पर कैसे लोगों के अंदर दिक्कत थी, उस टेंशन को कैसे दूर किया गया, कहां पर पावर शेयरिंग अच्छे से नहीं हो पाई तो वहां पर कम्युनिटीज़ के अंदर, समाज के कैसे कैसे संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। तो पावर शेयरिंग किसी भी डेमोक्रेटिक देश के लिए कितनी ज़रूरी है, पढ़ते हैं 2 स्टोरीज़ को। फर्स्ट स्टोरी है हमारी बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? फेडरल सिस्टम का मतलब है जहाँ पर एक से अधिक गवर्नमेंट हो, यानी कि सेंट्रल लेवल पे अलग गवर्नमेंट हो, स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट हो, तो उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। तो ये वेस्टर्न यूरोप का एक देश है जहाँ पर फेडरल सिस्टम है। यहाँ पर एक समस्या थी, कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन था। तो एथनिक क्या होता है? जातीय व्यवस्था जो यहाँ पर थी वो एक जटिल थी। कैसे जटिल थी, आगे पढ़ते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग यानी कि फ्रेंच बोलने वाले लोग थे वो अल्पसंख्यक थे, 40% थे, लेकिन वो रिच थे, पावरफुल थे पॉलिटिकल रूप से। लेकिन इस देश के अंदर, बेल्जियम के अंदर जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो 59% थी, वो मेजॉरिटी में थी। लेकिन उसके पास एजुकेशन या उसके डेवलपमेंट कम हो पाया था कंपैरिजन फ्रेंच कम्युनिटी के। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ पर ये देश के अंदर ये व्यवस्था थी कि माइनॉरिटी में कौन था? फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, और मेजॉरिटी में कौन था? डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी। लेकिन जो बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स, वहाँ पर अलग व्यवस्था थी। वहाँ पर जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो 80% थी। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी कितनी थी? 80% थी, ये आपको याद रखना है। और डच कम्युनिटी, डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने थे? 20% थे। यानी पूरे देश के अंदर अगर हम देखते हैं तो मेजॉरिटी में कौन था? डच स्पीकिंग वाले लोग थे। माइनॉरिटी में कौन था? फ्रेंच थे। लेकिन कैपिटल के अंदर, राजधानी के अंदर इसका उल्टा हो जाता है। वहाँ पर फ्रेंच मेजॉरिटी में है और डच माइनॉरिटी में। इस तरह से सत्ता किसके पास हो, पावर किसके पास हो, ये लेकर उन 2 कम्युनिटीज़ के अंदर यानी फ्रेंच और डच के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। उस टेंशन को कैसे दूर किया गया, पहले देखते हैं टेंशन क्या थी। ये जो टेंशन थी कि भाई पावर किसको हासिल हो, फ्रेंच लोगों के पावर पास रहे या डच लोगों के पास रहे,
तो इन सब को लीड करने के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ में या पावरफुल होने के लिए 1950 से लेकर 1960 के बीच में उनके बीच में एक टेंशन क्रिएट हुई। उस टेंशन को ठीक करने के लिए उन्होंने अकोमोडेशन इन बेल्जियम यानी कि उसको सुधारा, कैसे अपने देश की व्यवस्था दी, उसके बारे में देखते हैं। तो उन्होंने याद रखना है आपको 1970 से लेकर 1993 से लेकर वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन में बेल्जियम के अंदर अमेंडमेंट किए गए। कितने अमेंडमेंट हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 4 टाइम अमेंडमेंट हुए। कब से कब हुए ये भी याद रखना है, 1970 से 1993। उनके अंदर टेंशन क्रिएट कब हुई ये भी याद रखना है, 1950 से 1960। उसको ठीक करने के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट किया कब, 1970 से 1993 तक। और कितने अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, 4 अमेंडमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन सजेस्ट द नंबर ऑफ डच फ्रेंच स्पीकिंग। तो जो ये अमेंडमेंट किए तो वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको सजेस्ट किया कि आपको डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो रखने हैं वो इक्वल रखने हैं इन द सेंटर गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। तो कहाँ पर, सेंटर गवर्नमेंट के अंदर आपको ये नहीं देखना कि पॉपुलेशन किसकी कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, वहाँ पर जो मिनिस्टर्स की संख्या होगी वो इक्वल होगी। इन्होंने इस तरह का एक अकोमोडेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंटर गवर्नमेंट। तो यहाँ से वो बच्चे बता रहा है कि जो सेंटर गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं होगी स्टेट गवर्नमेंट, वो सिर्फ क्या करेगी, अपने अलग से विषय पर काम करेगी और अपने अनुसार काम करेगी, उसमें सेंटर गवर्नमेंट कोई भी रोल नहीं होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अनुसार काम करती रहेगी। अब थर्ड आता है ब्रुसेल्स के लिए। तो उन्होंने एक नई व्यवस्था विश्व के सामने रखी, सेपरेट गवर्नमेंट दी ब्रुसेल्स के लिए यानी अपनी कैपिटल के लिए, इन विच बोथ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। तो वहाँ भी उन्होंने क्या दिया, पूरे देश में भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दे दिए और कैपिटल के अंदर भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव किया। आगे देखते हैं। अपार्ट द स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम विच हैज़ द पावर। तो वहाँ पर क्या है कि कम्युनिटी जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई गई। तो आपको याद रखना है ब्रुसेल्स के अंदर क्या थी, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी जो उनकी लैंग्वेज और उन पर बात करेगी, उनके कल्चर के बारे में देखेगी। तो एक कल्चर जो गवर्नमेंट है उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में बताया गया। तो किस किस पर चीज़ करेगी, बात करेगी, वो देखते हैं। तो रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज, तो किस किस पर काम करेंगे बच्चों, कल्चर पर, एजुकेशन पर, लैंग्वेज पर। तो ये जो इश्यू होंगे उसको कौन देखेगा, ना उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी ना स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, उसको देखने का कार्य किसका होगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट का। आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पर बेल्जियम की स्टोरी में क्विक रिवीजन में क्या देखा कि जहाँ बेल्जियम के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, टेंशन हुई, झगड़े की स्थिति बनी, तो उन्होंने कैसे उसको ठीक किया। तो क्या से ठीक किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट किए और पूरे देश के अंदर जो मिनिस्टर्स की संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाई जाएगी वो डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनके अंदर इक्वल बांट दिया जाएगा। इस तरह की एक व्यवस्था देते हैं और अपने देश को चलाने का काम करते हैं। लेकिन अब देखते हैं श्रीलंका की स्टोरी क्या कहती है। श्रीलंका एक आइलैंड है, नेशन है, जहाँ कहाँ पर, इंडियन ओशन, तो हिंद महासागर के अंदर ये एक आइलैंड है, एक द्वीप है। यहाँ पर क्या है, 2 करोड़ पीपल रहते हैं, मतलब लगभग 2 करोड़ जनसंख्या है। 74% जो है सिन्हल स्पीक हैं, करने वाले हैं, यानी कि बोलने वाले हैं, कौन, सिन्हल। एंड 18% जो लोग हैं वो तमिल स्पीकर्स हैं, यानी कि तमिल बोलने वाले लोग हैं। यहाँ पर 2 सब ग्रुप्स ऑफ तमिल के अंदर भी क्या है, देखो 2 ग्रुप हुए, 2 लैंग्वेज हुई,
कौन कौन सी? सिन्हल और तमिल। तो वहाँ पर कौन था? डच एंड फ्रेंच। यहाँ पर मेन कौन है? सिन्हल और तमिल। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, तमिल के अंदर भी दो ग्रुप थे। वो कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। फर्स्ट था श्रीलंकन तमिल, जो वहाँ के नेटिव थे श्रीलंका के, यानी कि मूल निवासी थे जो तमिल बोलते थे। तो एक तो ग्रुप वो था। एक वो जैसे तमिल हुआ द कॉन्स्टिट्यूट 13%, तो ये याद रखना है, जो तमिल नेटिव थे वो कितने थे? 13% थे। वो कहाँ पर रहते थे? वो कहाँ पर रहते थे बच्चों? वो नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट में रहते थे श्रीलंका के। इस तरह की एक व्यवस्था के साथ वो काम करते थे, यानी कि वो रहते थे। मोस्ट ऑफ द सिनल स्पीकिंग पीपल ऑन द बुद्धिस्ट, तो वो क्या थे? ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे। मोस्ट ऑफ द तमिल आर द हिंदूज ऑफ द मुस्लिम। तो इस तरह से क्या है, जो सिनल लोग थे वो तो ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे, और तमिल लोग क्या थे? हिंदू और मुस्लिम थे। इस तरह से हमने याद रखना। किसके बारे में बात की गई है? ये बात की गई है श्रीलंकन तमिल, जो नेटिव थे श्रीलंका, यानी मूल निवासी थे श्रीलंका के। आगे हम देखते हैं उसका सेकंड जो ग्रुप था। सेकंड ग्रुप कौन सा था स्टूडेंट्स? इंडियन तमिल्स, जो इंडिया से गए हुए तमिल थे। वो प्लांटेशन के टाइम पर कॉलोनियल रूल्स के द्वारा लेकर जाए गए थे। कॉलोनियल रूल्स का मतलब है जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, श्रीलंका पर भी अंग्रेज़ों का शासन था, तो प्लांटेशन वर्कर के रूप में उनको ले जाया गया था। कहाँ पर? श्रीलंका को, श्रीलंका के अंदर। इसलिए उनको बोला जाता था इंडियन तमिल्स। वो 5% थे टोटल पॉपुलेशन का। लेकिन वहाँ पर श्रीलंका में इक्वलिटी ना लाकर वहाँ पर क्या सिस्टम बनाएगा, उसको बोलते हैं मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। तो वहाँ पर जो शासन किया गया डेमोक्रेसी के अंदर, जब उनके बाद डेमोक्रेसी आई, वो आज़ाद हुए, तो उन्होंने शासन किया मेजोरिटिज्म से इन श्रीलंका। और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को या मेजोरिटी के अंदर पॉलिसी लेके आए। उस मेजोरिटी पॉलिसी कब लेके आए, उस तरह से क्वेश्चन आता है, तो हम क्या भर सकते हैं? 1956 एक्ट वाज द पास्ट रिकॉग्नाइज सिनल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज लेके आगे कौन? सिनल। द गवर्नमेंट फॉर द प्रेफरेंस पॉलिसी फेवरेट द सिनल पॉलिसी इन द यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपलसरी कर दिया किस लैंग्वेज को? सिनल को। इस तरह से जो सिनल बोलने वाले हैं, सिनल जानने वाले हैं, वही लोग क्या होंगे? पावर में आ जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे, या वही गवर्नमेंट जॉब पर होंगे। तो तमिल लोगों के साथ यहाँ पर क्या होगा? एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। स्टेट ने, राज्य ने प्रोटेक्ट किया किसको? बुद्धिज्म को। तो यहाँ से उन्होंने धर्म के आधार पर भी एक डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पर उन्होंने बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने की, प्रोटेक्ट करने की बात कहना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से आगे देखते हैं द स्ट्रगल ऑफ श्रीलंकन तमिल। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया? द श्रीलंकन तमिल डिमांड रीजनल ऑटोनॉमी। तो उन्होंने कहा कि हमें एक क्षेत्रीय स्वतंत्रता चाहिए एंड इक्वेलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। हमें जो अवसर हैं उसमें समानता चाहिए, हमारी सिक्योर हों एजुकेशन और जॉब्स। और उन्होंने एक और भी डिमांड रखी, आल्सो रिकॉग्नाइज्ड तमिल्स एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। बट हुआ क्या? उनकी जो डिमांड थी उसको रिपीटली डिनाई किया गया, उसको बार बार उसको मना किया गया। फिर उन्होंने 1980 में 1980 में एक ऑर्गेनाइज बनाई, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज बनी बहुत सारी। जैसे एक उनमें से एक इम्पोर्टेंट थी जिसको बोलते LTTE। तो LTTE याद रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ से उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो लिबरल्स
कॉलोनाइजेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। तो ये इलम शब्द लिया गया है किससे? ये शब्द लिया गया है कि वहाँ से पर जो उनकी पुरानी व्यवस्था थी तमिल श्रीलंका की, उसको इलम के नाम से जानते थे, तो वहाँ उन्होंने तमिल इलम का नाम लिया गया। और इसके कारण और झगड़ा बढ़ता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसके कारण वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर पावर शेयरिंग अच्छे से नहीं होती तो किसी देश के अंदर सिविल वॉर होने की संभावना बढ़ जाती है। और किसी देश में अगर पावर शेयरिंग अच्छे से की जाती है तो उस देश के अंदर व्यवस्था शांति से चलाई जा सकती है। ये बेल्जियम की स्टोरी हमें बताती है। तो आगे बढ़ते हैं, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो हमें क्या देगी, क्या इच्छाएं पूर्ति करती है पावर शेयरिंग? तो पावर शेयरिंग इज द गुड वे ऑफ द इंश्योर द स्टेबिलिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग क्या करेगी? स्टेबिलिटी देगी। पॉलिटिकल ऑर्डर, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। तो कहता है कि रिड्यूस करेगी पॉसिबिलिटी को, व्यवस्था को, कि उनके अंदर सोशल ग्रुप के अंदर एक झगड़ा न हो। पावर शेयरिंग इस तरह की एक व्यवस्था देने में सक्षम है, वो दे सकती है। पावर शेयरिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो पावर शेयरिंग क्या है? एक आत्मा है किसकी? लोकतंत्र की। पीपल हैव ए राइट टू बी कंसुलेट ऑन हाउ दे आर द गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट से अपने राइट की डिमांड कर सकते हैं कि, या अपने सिक्योर कर सकते हैं कैसे उनके पावर्स को या उनके राइट्स को सिक्योर किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है उसमें पावर शेयरिंग को कैसे अरेंजमेंट किया गया है उसको देखते हैं। तो पावर शेयरिंग दो तरह से मेनली की जाती है पावर शेयरिंग। एक होती है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, और एक होती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पावर शेयरिंग। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग जो होता है इंश्योर करती है कैसे? इन नाउ द ऑर्गन। ये क्या होते हैं? गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गन होते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़े था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये अपनी अनलिमिटेड पावर को यूज करते हैं और देश को चलाने या डेमोक्रेसी को रन करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। एक होता है इन वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर शेयरिंग। तो वर्टिकल डिवीजन का मतलब होता है अलग अलग डिफरेंट लेवल पर गवर्नमेंट होना, जैसे सेंटर लेवल, स्टेट लेवल या लोकल लेवल। इस तरह से उस डिवीजन को क्या बोलते हैं? डिफरेंट लेवल पर गवर्नमेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वर्टिकल डिवीजन पावर बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल डिवीजन पावर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार बनता है। या जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड जो लेजिस्लेचर की व्यवस्था की गई है उसको क्या बोलते हैं? पावर का हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर के डिवीजन को क्या बोलते हैं? हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? फेडरल डिवीजन। तो उसको क्या बोलेंगे हम? फेडरल डिवीजन। तो फेडरल डिवीजन कहाँ पर लिया गया है? फेडरल डिवीजन लिया गया है इंडिया में भी है, बेल्जियम में भी है, बट नॉट इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर ये व्यवस्था नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर द बेल्जियम लीडर। जो बेल्जियम के लीडर्स थे, वहाँ के नेता थे, उन्होंने एक डिफरेंट रास्ता अपनाया पावर शेयरिंग का आफ्टर अमेंडिंग। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्होंने 4 अमेंडमेंट किए थे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्होंने में क्या डेवलप किया? एक कम्युनिटी गवर्नमेंट की। उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, किससे अलग थी? स्टेट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट दी। इसको भी आपको याद रखना है। पावर इज द शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन गवर्नमेंट, अमंग गवर्नमेंट इन द डिफरेंट लेवल, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, एंड कैन आल्सो इन द
वो पॉलिटिकल पार्टी, तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पर काम करती हैं। और प्रेशर ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में जो प्रेशराइज करते वो पॉलिटिकल रूप से हिस्सा नहीं लेते, वो इलेक्शन नहीं लड़ते। जैसे हमारे यहाँ है किसान यूनियन, तो जो किसान यूनियन है वो प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं। हमारी डेमोक्रेसी में किसान यूनियन क्या है, स्टूडेंट्स प्रेशर ग्रुप है। एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस द पावर, तो वो क्या करते हैं, पावर पर प्रभाव डालते हैं, अपने मूवमेंट के द्वारा कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को, या इस तरह से प्रेशर ग्रुप काम करते, पॉलिटिकल पार्टियां काम करती हैं। जैसे अपोजिशन है, सरकार जो चला रहा है वो तो सरकार में आ गया, लेकिन अपोजिशन क्या करेगा, वो सरकार की आलोचना करेगा, सरकार के बारे में बताएगा कि वो गलत पॉलिसियाँ लेके आए हैं। या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं। आप भी कमेंट में बता सकते हैं आपके आसपास या आपने कौन से प्रेशर ग्रुप के बारे में जानते हैं जो भारत में काम कर रहे हैं। तो आगे हम ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अभी यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे।